नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो डिस्पर्सन है, जो सेंट्रल वैल्यू से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्पर्सन है, वो डिस्पर्सन सेंट्रल वैल्यू से किस ओर है। सेंट्रल वैल्यू से बड़े वाले वैल्यू में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, या सेंट्रल वैल्यू से जो कम वाला वैल्यू है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। या हम लोग कहें कि सेंट्रल वैल्यू जो हमारा मीन है उस वैल्यू से लेफ़्ट साइड डिस्पर्सन ज़्यादा है या फिर राइट साइड डिस्पर्सन ज़्यादा है ना। मीन्स हम देखेंगे कि उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होगा वो कैसा होगा। आपको ये अंदाज लग गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्यूनेस का मतलब क्या है। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो ज़रूर निकालिए और उसको नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं स्क्यूनेस क्या है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे किसी सवाल को हम लोग अलग अलग जो सीरीज का सवाल होगा उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल पर और ये देखते हैं स्क्यूनेस पहले क्या है, उसके बाद सवालों पर चलेंगे, है ना। तो ये आपके स्क्रीन पर देखिए, मैंने इसको समराइज करके रखा है स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस है क्या, है ना। अब देखिए क्या, पहला नंबर देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, स्क्यूनेस मीन्स दैट लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब कि जो आपका जो डेटा होगा, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वह अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये मानेंगे कि उसमें स्क्यूनेस है। उस डेटा में विषमता है, नॉर्मल डेटा नहीं है ना। अगर नॉर्मल डेटा है तो उसका मतलब है कि उसमें सिमेट्री है। इसका स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, ये क्या बताएगा स्क्यूनेस बताएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स दैट कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है, डिजाइन कैसा है, शेप ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, कैसा है, सेंट्रल वैल्यू के दोनों ओर इक्वल है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए, इफ द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट वेल शेप्ड देन देयर विल बी लैक ऑफ सिमेट्री और ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स दैट देखिए, ये एक जो शेप है, इसको वेल शेप्ड कहते हैं हम लोग, घंटे के आकार का कहते हैं, है ना। तो वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें कोई असिमेट्री नहीं होता है, वह सिमेट्रिक होता है। इस सेंट्रल वैल्यू के लेफ़्ट साइड में और सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सेम है। यानी ये जो घंटा होता है, वेल होता है, उसी के डिज़ाइन का होता है। कब, जब सिमेट्रिकल हो, सिमेट्री हो, असिमेट्री नहीं हो। और यदि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा तो हम ये मानेंगे कि असिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री कब नहीं होगा, जब फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंट्रल वैल्यू के या तो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होगा या राइट साइड में ज़्यादा होगा, है ना। और यदि इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेल शेप्ड नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वह असिमेट्रिकल है। जिस डेटा में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, उस डेटा में अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा, आपने सवाल बनाया होगा तो सवाल जब बनाया होगा तो कई सारे सवालों का ऐसा भी हुआ होगा कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड का आंसर जो है इक्वल आया होगा तीनों का।
इसका मतलब है कि जिस डेटा का आपने सवाल बनाया वो डेटा सिमेट्रिकल था, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल था। किसी में ये भी हुआ होगा कि मीन ज़्यादा आया होगा, उसके बाद मीडियन छोटा, उससे मीडियन से छोटा मोड हो रहा होगा, है ना। तो अगर तीनों इक्वल है तो वो डेटा क्या है आपका, सिमेट्रिकल है ना, तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि जो सिमेट्रिकल है तो उसके लेफ्ट साइड में ज़्यादा है कि राइट साइड में ज़्यादा है। राइट लेफ्ट राइट ज़्यादा कहीं होगा तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, स्वाभाविक चीज़ है। तो अब जो देखिए यहाँ पर ये जो आप ये जो शेप हमने बनाया यहाँ पर, या फिर से आप बना सकते हैं, ये है ना, ये है ना, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये मान लीजिए मीन है। जो सिमेट्रिकल होता है उसमें तीनों बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और अगर ये असिमेट्रिकल है यानी सिमेट्रिकल नहीं है तो ये हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये इसको पूंछ कह सकते हैं, टेल कह सकते हैं, ये किसी एक साइड में ज़्यादा होगा, या तो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होगा, है ना, कौन साइड में, लेफ़्ट साइड में, या तो राइट साइड में ज़्यादा होगा, किसी साइड में ज़्यादा होगा। अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसा शेप बनेगा, बताइए कैसा बनेगा। लेफ़्ट साइड में अगर ज़्यादा हुआ तो ऐसे बनेगा, है ना। ये यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, सेकेंड वाला फिगर जो है इसमें क्या लग रहा है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, इसके लेफ़्ट साइड में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, राइट साइड में क्या कम है। तो जिस साइड में ज़्यादा होता है ना, जैसे लेफ़्ट साइड ज़्यादा है तो लेफ़्ट में टेल इसका लंबा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस। और यदि दाहिना साइड रहेगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए एक और बना के दिखाते हैं आपको, जैसे ये मान लीजिए, यहाँ क्या है, इस ग्राफ में देखिए तो जो स्क्यूनेस है, जो शेप का जो हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड में ज़्यादा है ना, किधर है, राइट साइड में ज़्यादा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, है ना। तो स्क्यूनेस में आपको क्या पता चला कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा शेप कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है ना। चलिए इस चीज़ को हम लोग अब ग्राफ से देखते हैं, है ना, इसका शेप के हिसाब से देखते हैं कि क्या होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इस टॉपिक से नेट के एग्ज़ाम में या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है, जो एकेडमिक एग्ज़ाम है, उसमें भी कई सारे सवाल होते हैं। आप जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो या और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें इकोनॉमिक्स से सवाल, स्टैटिस्टिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ये इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको स्टैटिस्टिक्स से जानकारी रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं, शेप कैसा होगा। ये शेप नेट के एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया इकोनॉमिक्स के पेपर में कि ये शेप है, स्क्यूनेस होगा तो कैसा होगा, राइट साइड में है स्क्यूनेस तो शेप कैसा होगा, स्क्यूनेस क्या बताएगा। तो जैसे देखिए अभी हमने देखा था कि ये देखिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये देखिए अभी हमने बनाया है ना, ये फ्रीक्वेंसी का शेप बना रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब से। ये जो मीन वैल्यू है ना, यहाँ पर इसमें ग्राफ में क्या दिख रहा है कि हाफ जो है 50% डेटा जो है लेफ़्ट साइड में और 50% डेटा जो है राइट साइड में है। यानी कि मीन वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू जो है, सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड में
जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा का गैदरिंग है, वो दोनों बराबर बराबर है ना। तो इस तरह के डेटा को नॉर्मल डेटा कहते हैं। और इस कंडीशन में अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड तीनों ही बराबर होते हैं, है ना। दूसरा भी बना सकते हैं इस तरह से भी, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये इस ग्राफ 1 नंबर वाला फिगर या फिर 2 नंबर वाला फिगर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि भाई दोनों साइड जो है 50-50% डेटा है, यहाँ कोई स्क्यूनेस नहीं है। अब देखिए ये 3 नंबर ग्राफ को और 4 नंबर ग्राफ को, ये जो शेप है 3 नंबर और 4 नंबर, इसको देखिए। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में ये देखिए, ये जो कर्व का जो शेप है, यहाँ देखिए, ये बीच वाला मोड है, ये मीडियन है, यहाँ अर्थमेटिक मीन है। तो आपको कंपेयर करना अर्थमेटिक मीन से। तो यहाँ पर देखिए किस तरफ डेटा का गैदरिंग ज़्यादा है। तो देखिए आप इस फिगर में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। इस फिगर में, इस फिगर में है, यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए मीन कितना है, यहाँ से यहाँ तक, मोड मीडियन उससे ज़्यादा, मोड उससे ज़्यादा, यानी मोड जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद अर्थमेटिक मीन है ना। ये कंडीशन है इस फिगर में 3 नंबर में। तो ये कंडीशन अगर है कि मोड ज़्यादा हो मीडियन से, मीडियन ज़्यादा हो अर्थमेटिक मीन से, तो ये कंडीशन होगा नेगेटिव स्क्यूनेस का, है ना। किसका होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस का। अब 4 नंबर फिगर को आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मोड लेस देन मीडियन और ये लेस देन अर्थमेटिक मीन से, मीन्स अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, है ना। क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो ये शेप था। और अब हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे कि जो सवाल है वो सवाल कैसे बनाएंगे, है ना। फॉर्मूला क्या होगा इसको बनाने का। तो चलिए चलते हैं फॉर्मूले पर, है ना। स्क्यूनेस को कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू कंप्यूट स्क्यूनेस। देखिए 2 तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर होता है ना। इसमें क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में कि अर्थमेटिक मीन में हम मोड को माइनस कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन में मोड को माइनस कर देंगे, तो ये एब्सोल्यूट मेजर निकलेगा, ठीक है। और अगर हमको अल्टरनेट फार्मूला यूज करना है स्क्यूनेस का, तो हमको यूज कर सकते हैं हम लोग किससे, कौन सा फार्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन वाला। क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये हुआ क्या, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन के हिसाब से। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, रिलेटिव मेजर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन को। कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन में हम जो है मोड को माइनस कर देंगे, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा, तब क्या करेंगे, एसडी से उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसको किसको, कार्ल पियर्सन को, बाउले को, कैली को और मोमेंट बेस्ड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। इन चारों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। किसका, कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट मेजर स्क्यूनेस का, थोड़ा सा याद कीजिए उस फॉर्मूले को अभी जो हमने पढ़ा। जो एब्सोल्यूट मेजर था स्क्यूनेस का वो क्या था, स्क्यूनेस का एब्सोल्यूट मेजर क्या था, एब्सोल्यूट का था मीन में हम मोड को माइनस कर देंगे। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे एसके का, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन का, तो मीन अर्थमेटिक मीन और जो मोड का जो अंतर होगा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब देखिए सवाल होता है कि अगर मान लीजिए एक, इसके लिए हम अल्टरनेट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन वाला। क्या यूज कर सकते हैं, तो आपको शायद याद होगा
कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मोड का, 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन, है ना। उस मीडियन के जगह सॉरी ये जो आपका मोड है, मोड के जगह पर अगर इसको पुट कर देते हैं तो आपको एक नया इक्वेशन आएगा। कौन सा इक्वेशन आएगा नया इक्वेशन? ये देखिए आपके सामने में जो है ये तो इसका ओरिजिनल हो गया, है ना। अल्टरनेट फार्मूला तब ये दूसरा नंबर आएगा, जेड के जगह पर जब आप इसको रख के सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो ये स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस का ये फार्मूला है दोनों, एक जो डायरेक्ट फार्मूला, एक अल्टरनेट फार्मूला है ना। इसके आधार पर हम लोग किसी भी सीरीज का जो सवाल होगा उसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जैसे मान लीजिए पहला सवाल लेके चलते हैं, ये इस सवाल को देखिए, कार्ल पियर्सन का ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ये इंडिविजुअल सीरीज का डेटा दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि भाई अर्थमेटिक मीन में मोड को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देंगे। तो इसका पहले हम लोग निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन और मोड और एसडी तीनों, है ना। तो ये सवाल है आपका, सवाल हमने यहाँ लिख लिया। देखिए सबको जोड़े, तो अर्थमेटिक मीन के लिए फार्मूला हमारा क्या है? सिग्मा x/n होगा इंडिविजुअल सीरीज में। तो यहाँ 4, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, सिग्मा x कितना हो गया? 49। तो ये हमने 49 रखा। और यहाँ पर कितना आइटम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम है, n हो गया 7। तो कितना हो गया अर्थमेटिक मीन? 7 होगा ना, 7 हो गया अर्थमेटिक मीन। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई? अब क्या निकालना पड़ेगा? अर्थमेटिक मीन तो हमारा 7 हो गया था, हमने लिख दिया भाई अर्थमेटिक मीन हमारा 49 को डिवाइड कर दिए 7 से, तो ये 7 हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, है ना। लेकिन अब हमको दो चीज़ों की और ज़रूरत है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन और मोड की। क्या फार्मूला? याद कीजिए, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा। ये देखिए, तो अर्थमेटिक मीन को हमने निकाल लिया, अब हमको मोड निकालना है। अब ये सवाल देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है, ये मोड पता चलेगा इसका? क्या पता नहीं चलेगा। इसका मोड जो है वो हम डिफाइन यहाँ पर कैलकुलेट करना मुश्किल है मेरे लिए। तो मोड मुश्किल हो ना, तो इसका क्या करते हैं हम लोग? मीडियन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? मीडियन निकाल लीजिए, एम। मीडियन कौन होगा? जो बीच में वैल्यू होगा इंडिविजुअल सीरीज का। तो ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, तो बीच में कौन होगा? 3, बीच वाला वैल्यू 7 है, तो मीडियन भी हो गया हमारा कितना? 7। ये तो संजोग है, 7 आ गया। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है भाई, ये तो निकालना ही होगा आपको। एसडी का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, सिग्मा x माइनस x के मीन का स्क्वायर को n से डिवाइड करते हैं, यानी सिग्मा डी स्क्वायर को हम n से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से। तो डी स्क्वायर कैसे निकालिएगा? तो हम पहले निकालेंगे x माइनस x का मीन, है ना, तब फिर इसको स्क्वायर करेंगे, जिसको हम लोग dx कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सवाल को बनाते हैं। फार्मूला याद हो गया आपको, अब हमको निकालना क्या है ये भी मालूम है। तो हम इसको इधर से समेटते हैं और लिखते हैं यहाँ पर dx। आप कैसे निकालोगे? x में क्या घटाओगे? x का मीन, है ना। x का मीन कितना है? 7, यानी हम x वैल्यू जो है इसमें हम 7 को माइनस करेंगे सब में, है ना। देखिए कितना होता है, क्या करेंगे? 7 को माइनस करेंगे, तो ये देखिए कितना बचता है। तो ये dx हो जाएगा हमारा, है ना। 4 में 7 माइनस हुआ तो -3, 5 में 7 माइनस तो -2, 6 में -7 हुआ तो -1, 7 में 7 माइनस तो 0, 8 में 7 माइनस तो 1, 9 में 7 माइनस तो 2, 10 में 7 माइनस तो 3। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा dx निकला। ठीक है, क्या निकला? dx। ये देखिए, अब क्या करना है? इसका स्क्वायर हमको करना है, x माइनस x के मीन का स्क्वायर, यानी कि dx जो हमने निकाला उसका स्क्वायर। तो 3 का -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो +9 होगा, है ना।
-2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है हमको कि ये जो डी स्क्वायर हमने निकाला है ना, ये इसका टोटल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, या सिग्मा डी स्क्वायर लिखना तो वो भी लिख सकते, सबको जोड़ लीजिए तो ये 28 होगा, है ना। तो एस डी कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, याद कीजिए फार्मूला अपना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर को एन से डिवाइड करेंगे, यानी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स को हम एन से डिवाइड करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स कितना निकला 28, एन कितना निकला 7, ये कितना हो गया √4, इसका जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा देखिए अभी मीन 7 निकला है, मीडियन 7 निकला है, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 निकला है ना। तो हम क्या निकालेंगे, अब हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो इसका फार्मूला आता है एक्स का मीन माइनस मोड को एस डी से डिवाइड करेंगे। चूँकि मोड हमको यहाँ निकालना आसान है नहीं, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन को डिवाइड करेंगे एस डी से, जो अल्टरनेट फार्मूला है स्क्यूनेस का। अल्टरनेट फार्मूला कहाँ है, तो ये मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इस फार्मूले को देख लीजिए, ये देखिए है ना। इस फार्मूले पर फिट कर दीजिए, स्क्यूनेस निकल जाएगा आपका। कितना हो जाएगा इस पर, ये अर्थमेटिक 3, अर्थमेटिक मीन आपका 7, संयोग से मीडियन भी 7 है, और एस डी आपका निकला है 2। तो 7 में 7 माइनस हुआ तो कितना बचा 0 में 2, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो एस के आपका कितना निकला 0, यानी आपका जो डेटा है वो नॉर्मल डेटा है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। जो डेटा का गैदरिंग है, जो सेंट्रल वैल्यू है उसके दाहिनी ओर राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में दोनों ओर इक्वल है। जैसे मैं सवाल पे लेके चलते हैं, ये जो आपका जो सवाल है ये देखिए, या जो वैल्यू है जो डेटा है यही है ना। इसमें जो हमारा सेंट्रल वैल्यू निकला है वो कौन सा निकला है, कौन सा निकला है, ये 7 निकला है, अर्थमेटिक मीन 7 निकला है ना, हाँ 7। तो 7 के लेफ्ट साइड में देखिए डेटा गैदरिंग, यानी उसके कम वाले वैल्यू और उससे ज़्यादा वाला वैल्यू दोनों तरफ बराबर बराबर है ना। इसलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर स्क्यूनेस जो होगा वो कुछ नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा 0 होगा। तो ये हमारा सवाल जो है ये इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हम किस तरह से निकालेंगे, किसको, स्क्यूनेस को, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, है ना। और भी कई मज़ेदार वीडियोज़ हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो रिलेटेड वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और नेक्स्ट वीडियो हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज है उसमें स्क्यूनेस हम कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत